हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। आज शुरुआत करेंगे आज बहुत ही फ्रेश तरीके से पॉलिटी को एकदम बिगिनर शुरुआत करेंगे। और इसमें जो 10-10 मिनट की वीडियो सीरीज आपको मिलती रहेगी, इसमें इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए जाएंगे। अगर आप प्रो लेवल के हैं आपको यहाँ पे रिवाइज करने में बहुत आसानी मिलने वाली है। और शुरुआत हमारा जो आप देख पा रहे हैं ये है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्री इंडिपेंडेंस एरा की है। इसकी मैं प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा, आप यहाँ से रेगुलर देख सकते हैं। प्री इंडिपेंडेंस एरा से शुरुआत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप देख पाएंगे कि जो पॉलिटी के लेक्चर्स होते हैं या फिर चैप्टर्स होते हैं वो प्रियम्बल शुरुआत होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री को लेके चलेंगे क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट पार्ट और पॉलिटी का बिगिनर पार्ट मिक्स है, एक तरह से है। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो पॉलिटी को एक अच्छे से ग्रेस्प पे लेके चलेंगे, आप रूट पकड़ के चलेंगे। शुरुआत हमारी आज से रहेगी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारे एक्ट बेसिकली EIC और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में होते हैं या ब्रिटिश सरकार के बीच में होते हैं, जो उस समय की होती है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरुआत करते हैं। ये क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी इसकी? ब्रिटिश सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण उनसे लोन मांगा। ब्रिटिश सरकार ने इसको देखते हुए इस पे थोड़ा सा अपना कब्जा जमाना शुरू किया कि भाई आप पैसे की बर्बादी करते हैं, आपके अंदर मिसमैनेजमेंट है, आपकी दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था ये पहला कदम था ब्रिटिश सरकार का कंपनी पे कब्जा जमाने का, एक तरह से उसको एक्वायर करने का। उसने कहा ठीक है मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन कुछ चीजें अब जो मैं बताऊंगा उस प्रकार से कार्य करेंगी। पहला कार्य इन लोगों ने किया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इसमें 3 एडिशनल जजेस थे। गवर्नर जनरल की पोस्ट बना दी, एक जो कि बंगाल की गवर्नर जनरल थी उनकी एक पोस्ट बना दी, और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कंपनी की बढ़ा दी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के थे, जो मिलिट्री, सिविल और रेवेन्यू अफेयर्स देखते थे कंपनी के, वो डायरेक्टली अब ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करेंगे। यानी कि जो कंपनी भारत में कार्य कर रही थी वहां पे जो रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, जो कंपनी की खुद की एक मिलिट्री थी, आप सोचिए कितनी ज्यादा उसकी भागीदारी बढ़ चुकी थी भारत के क्षेत्र में। और इन सब चीज़ों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब वहाँ रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और ये पहला कदम था, जो बिगिनिंग था कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में शुरुआत हो रहा था। और वारेन हास्टिंग उसमें बनाए गए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य ये था कि रेगुलेट करना है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स में, और जिसमें करप्शन जो फाइनेंशियल दिक्कतें कंपनी में आ गई थी उसको एड्रेस करना था। तो इसको हम याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को हम EIC से आगे चल के लिखेंगे। दूसरा एक्ट हमारा है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट का मतलब ये था कि वहाँ पे एक विलियम पिट्स नामक एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय, और उनका जो पूरा नाम था वो था विलियम पिट्स यंगर। उन्होंने इस कानून को पास कराया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कंपनी के गवर्नेंस को रिफॉर्म करने के लिए और क्राउन कंट्रोल को बढ़ावा देने के लिए। इसका आउटकम क्या हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जो कंपनी के सारे अफेयर्स को देखेगी। और जो कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से, अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे इस यहाँ पे, वो ब्रिटिश सरकार को जो रिपोर्ट करते थे उनकी पावर्स को थोड़ा सा कम कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने किया कि अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल की बढ़ा दी। अब आगे क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब कंपनी के हल्के कार्य को देखते थे, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटिश क्राउन ने खुद उसको अपॉइंट किया था, 6 मेंबर्स की बॉडी थी, उसको बहुत अथॉरिटी मिल गई। और वो ओवरसी कर रहे थे सिविल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मिलिट्री बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और रेवेन्यू। ये नहीं कि इन्होंने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल चूंकि ब्रिटिश PM के द्वारा चुने गए हुई 6 मेंबर्स की बॉडी थी, अब वो मेन चीज़ें देख रहे थे कंपनी की। यानी कंपनी के हाथ से इंपॉर्टेंट डिसीजन निकल चुके थे जो थे सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले अपॉइंट किए गए थे शुरू में कि वो रिपोर्ट करेंगे, लेकिन अब इनके पास पावर रिड्यूस हो चुकी थी। वो सिर्फ नॉमिनल हेड बन चुके थे, और किसी भी दशा में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता था तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कम माने जाते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे वो हायर पावर के माने जाते थे, हायर सुपीरियरिटी के माने जाते थे। हमारा जो नेक्स्ट एक्ट आता होता चार्टर एक्ट 1813 1813। इसका उद्देश्य क्या था कि कंपनी के चार्टर को रिन्यू करना है और भारत में ट्रेड को बढ़ावा देना। आउटकम क्या हुआ? इसने कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी। पहले कंपनी खुद ही अकेले डील करती थी भारत से। अब ये हुआ कि ब्रिटिश के जो वहां पे मर्चेंट थे वो ये भारत से डायरेक्टली डील कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। तो पहले मोनोपोली खत्म कर दी। सिर्फ कंपनी अब चाय की जो लेनदारी, खरीदारी या फिर व्यापार कर सकती थी वो सिर्फ चाइना से कर सकती थी। भारत से मोनोपोली बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ब्रिटिश के लोग या ब्रिटिश के व्यापारी भारत से डायरेक्टली व्यापार कर सकते थे। शिक्षा के लिए फंड एलोकेट किए, 1 लाख रुपए किए, और भारत में क्रिश्चियन मिशनरी का आगमन शुरू हो गया। क्रिश्चियन मिशनरी वो होते हैं जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए घर घर जाते हैं। नेक्स्ट एक्ट हमारा था 1833। इसका उद्देश्य क्या था कि सेंट्रलाइज करना है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। आप नोटिस करिएगा हर एक्ट के साथ ब्रिटिश सरकार कंपनी पे कब्जा बनाना शुरू कर दी थी।
और जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसका होता है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करना है। आउटकम क्या हुआ, गवर्नर जनरल जो पहले बनाए गए थे, याद करिए आप, जो पहले एक्ट बनाए गए थे यहाँ पे 1713 रेगुलेटिंग एक्ट में, अब इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से हटा करके अब इनको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पावरफुल बन चुके थे। और उनका जो नाम था वो था लॉर्ड विलियम बेंटेक। पहले जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो थे वारेन हास्टिंग थे, अब ये बन चुके थे विलियम बेंटेक। और इसी में ही इन्होंने स्लेवरी खत्म किया था ब्रिटिश की प्रोविंसेस में। कंपनी की कमर्शियल फंक्शंस को लगभग खत्म कर दिया था। कंपनी अब कमर्शियली डील नहीं करेगी बल्कि एक प्रशासनिक इकाई की तरह कार्य करेगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के अंडर में आ चुकी थी, एडमिनिस्ट्रेशन में अब वो काम करेगी। इसने सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव सिस्टम शुरू किया, यानी कि CLS। इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना भारत में की गई। लॉर्ड मैकोलाई इसमें थे जिन्होंने पहले बनाया था इसको। सिविल सर्विसेज को इंडिया में के लिए खोला गया, लेकिन ये थ्योरेटिकली था, कहने की बातें थी, ऐसा भारतीय उसमें अभी जा नहीं सकते थे। कंपनी सिर्फ अब प्रशासन करेगी, कोई व्यापार वगैरह लेन देन नहीं करेगी, वो कंपनी की तरह कार्य नहीं करेगी। स्लेवरी इसी चार्टर एक्ट में खत्म की गई थी। नेक्स्ट हमारा चार्टर एक्ट था 1853 का। इसमें क्या था कि रिफॉर्म करना था स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। देखिएगा आप, इसमें धीरे धीरे करके इंडियन जो सरकार थे उस पर काबू पा रही थी कंपनी के थ्रू ब्रिटिश सरकार, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सारे एक्ट पास होते थे, कैसे कंपनी पे कब्जा जमाना है। कब्जा जमाते जमाते उसने एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया कंपनी को। अब कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ के अब वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हो गई और ब्रिटिश इस प्रकार से इंडिया पे कब्जा बनाना शुरू कर दिए। सेपरेट कर दिया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल्स को। लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने की, एग्जीक्यूटिव मतलब जो कार्यपालिका हमारी है। और इसने कम्पिटिटिव एग्जाम सिविल सर्विसेज को रिक्रूटमेंट के लिए खोल दिया। पहले क्या थे, उन्हीं के लोग जो रिकमेंडेड थे वही होते थे, लेकिन अब कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ावा दिया। आते हैं 1858 में। यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी हुआ। याद करिए 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद ट्रांसफर कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर को ब्रिटिश क्राउन के पास। ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरीके से कब्जा ले लिया कंपनी के ऊपर। कंपनी रूल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। अब ये ब्रिटिश सरकार यहाँ पे कार्य कर रही थी और उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अनाउंसमेंट की, एक ऐसा पद जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ने इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना की, ICS, जो कि इस समय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, वो पहले ICS के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जैसे अपने यहाँ कैबिनेट मेंबर होते हैं उसी प्रकार से ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो कैबिनेट मेंबर थे वो एक अलग तरीके से चुने गए, एक पोस्ट बनाई गई जो वही ब्रिटिश संसद में वो बैठा करते थे और भारतीयों को पूरी तरीके से मॉनिटर करते थे, इंडियन अफेयर्स को पूरी तरीके से वो रिपोर्ट करते थे ब्रिटिश सरकार को, और वो इंडियन अफेयर्स के रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन इनको जो रूल करने के लिए किससे कंटेक्ट करेंगे इंडिया में, तो वो थे ऑफिस ऑफ वाइसरॉय। वाइसरॉय की पोस्ट बनाई गई। अब वाइसरॉय कुछ खास नहीं थे, वाइसरॉय बस वही गवर्नर जनरल की सारी पावर थी, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसी की सारी पावर थी। बस इसमें एक टच था थोड़ा सा कि भाई अब क्राउन से आ रहे हैं, क्राउन गवर्नमेंट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अब वो उसके थ्रू है तो उनका नाम वाइसरॉय रख दिया गया। तो याद रखिएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट पोस्ट होती थी, कैबिनेट का पोस्ट वाइसरॉय से यहाँ पे कंटेक्ट करता था और पूरा यहाँ पे रूल एडमिनिस्ट्रेशन करता था। वाइसरॉय होल्ड्स डुअल पावर थी, जिसमें वाइसरॉय खुद की थी और गवर्नर जनरल की पोस्ट थी। तो यहाँ तक बहुत सारे चेंजेस हुए। आपने नोटिस किया होगा कि ये शुरुआत हमारी कब से हुई थी, 1773 से, और आके हम कहाँ पे लटके थे, 1858 पे। 1858 और 1773 के बीच में कितना गैप था, 85 साल गैप था। और इन्हीं 85 साल में ब्रिटिश सरकार ने पूरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, पूरा सब कुछ बदल के रख दिया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इसमें क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज कर दिया लेजिस्लेटिव पावर्स को और इंडियंस को अब लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। पहले भारतीयों में कुछ इसमें लेना देना ही नहीं था, भारतीयों को रूल किया जाता था, भारतीयों को धीरे धीरे शामिल करना शुरू किया क्योंकि भारतीयों की मांग बढ़ रही थी कि हम भी शामिल होंगे लॉ मेकिंग में या फिर किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन ये लिमिटेड तरीके से थी, बहुत ज़्यादा ओपनली भारतीयों के लिए खुली नहीं थी। फिर छोटे मोटे और कार्य हुए। लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश हुई, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे में हुई। नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स को काउंसिल में भी जगह दी गई, लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन नहीं होते थे, नॉमिनेशन की बेसिस पे होते थे। इनको नॉमिनेट कर दिया जाता कि भाई एक दो लोग होंगे, इस प्रकार से। लेजिस्लेटिव पावर्स मद्रास बॉम्बे की जो है वो रिस्टोर कर दी गई। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 1892। पर्पस क्या था कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन को फिर से बढ़ाना है। अब यहाँ से आप जितने एक्ट देखेंगे उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है। ब्रिटिश सरकार ने ओवरकम कर लिया कंपनी को हटा दिया, खुद को स्टैब्लिश कर लिया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इंडियन का रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है और इंडियंस की इसमें पोजीशन बढ़ाते जाते हैं और भारतीय की मांग धीरे धीरे स्वीकार होती जाती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को बढ़ा दिया। फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू किया सम काउंसिल सीट्स के लिए। फिर बजट और डिस्कशंस अलाउ कर दिया 1892। ये सब माइनर डेवलपमेंट थे, लेकिन जो मेजर डेवलपमेंट है वो हम डिस्कस करते चल रहे हैं। 1909 में क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही कंट्रोवर्शियल आया था, मॉले मिंटो रिफॉर्म्स।
इंडियन के इन्वायरमेंट को बढ़ाना था, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि आगे से यही होगा, और गवर्नेंस बढ़ाना था और मुस्लिम से कंसर्न्स को देखना था। तो इन्होंने क्या इन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल कदम उठाया कि सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू कर दिया मुस्लिम्स के लिए, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन है, वो उन्हीं की जाति के लोग से लोग चुनाव में खड़े होंगे और आपस में वहीं की पॉपुलेशन वोट करेगी। तो इस प्रकार से ये होगा कि उस एरिया से मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होकर बाहर आएंगे। तो इसको शुरू किया, इसका विरोध किया गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल बहुत सेंट्रल प्रोविंशियल स्टेट में दोनों शुरू कर दी गई। इंडियन मेंबर्स को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन के लिए अलाउ कर दिया गया। ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट नहीं है, बट है, हम समराइज वर्जन देख रहे हैं इसीलिए ज़्यादा नहीं है। और इसको याद रखिएगा, सबसे पहले भारतीय जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, इनको वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है गोवा एक्ट 1919 और इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म। इसका उद्देश्य क्या था कि लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस इंडिया में शुरुआत की जाए। आप देख रहे हैं इंडियंस की जगह बढ़ी, धीरे धीरे सेल्फ गवर्नेंस के लिए कदम उठा रहे हैं। इसमें शुरुआत हुई डायरकी में ये हुआ कि दो सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया। एक रिजर्व था, एक था कंट्रोल्ड। रिजर्व वाले में क्या था कि गवर्नर द्वारा रूल होती थी, जो कि ब्रिटिश क्राउन सीधे रूल करती थी, और जो कंट्रोल्ड जो सब्जेक्ट हमारा था वो इंडियन मिनिस्टर्स रूल करते थे। रिजर्व जो सीट थी, जो ब्रिटिश लोग बहुत ही चालाक थे, उन्होंने फाइनेंस, लॉ और ऑर्डर को अपने पास रखा, और जो कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट लिस्ट थी, जैसे कि एग्रीकल्चर, इरिगेशन थी, वो भारतीय मिनिस्टर्स उसको मतलब कंट्रोल करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे या फिर गवर्नमेंट चलाते थे उन टॉपिक्स को लेके। फ्रेंचाइजी बढ़ा दी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बढ़ा दी, सेपरेट सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट बढ़ा दिया, और बाई कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेटर यहीं शुरुआत हुई थी 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। ओवरऑल क्या था कि शिफ्ट कर दिया गया था रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के लिए और ऑटोनॉमी इंक्रीज हो सकती थी भारत की। फिर क्या हुआ कि 1935 आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि बहुत ही बड़ा था। इसमें क्या हुआ कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की हुई, डायरेक्टरी स्टैब्लिश हटा दी गई, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, और ऑल इंडिया फेडरेशन की मांग की गई थी, जो कि इंप्लीमेंट खैर नहीं हुई थी, और सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ा दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इसी समय होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम डेवलपमेंट था। और उसके बाद क्या था, 1942 आए थे, क्रिप्स मिशन आए थे। इसमें क्या था कि भारतीय की सपोर्ट को बढ़ावा लेना था, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटिश भागीदारी ले रहा था, और वो चाह रहे थे कि भारतीय सैनिक हमारे साथ मिलकर खड़े हो, हमारे साथ लड़े, और युद्ध के बाद आपको हम इंडिपेंडेंस दे सकते हैं। इन्होंने डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया। डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह था कि जैसे कि कनाडा, न्यूजीलैंड, उस प्रकार के जो कॉलोनीज थी, जो उनमें क्या था कि उनमें उतनी प्रताड़ना नहीं होती थी और उनका खुद का सेल्फ गवर्नमेंट थी, लेकिन वो कॉमनवेल्थ से जुड़े हुए थे, यानी कि ब्रिटिश के अंडर में ही थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो फ्रीडम पूरी तरह, लगभग मैक्सिमम फ्रीडम आपको मिल जाती थी डोमिनियन स्टेटस में, कि अपना रूल बना सकते हैं, संविधान बना सकते हैं। और उसने ये भी कहा था कि 1942 में क्रिप्स मिशन के बाद आप चाहें तो इंडिपेंडेंस ले सकते हैं। सबने इसका विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय थी, उसको उन्होंने कहा कि मुझे फुल इंडिपेंडेंस चाहिए था, मुझे ये डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था। और जैसा कि जापानीज फोर्सेस एडवांस कर रही थी साउथ ईस्ट एशिया में, यानी कि इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में आने की संभावना उनकी बिल्कुल थी नॉर्थ ईस्ट में। इसको देखते हुए इन्होंने क्रिप्स मिशन को लॉन्च किया था, लेकिन ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर आया कैबिनेट मिशन प्लान 1946, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें क्या था कि फॉर्मुलेट करना था प्लान इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन भारत बनाएगी और कैसे भारत को आज़ादी दिलाएं ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो सके। इसने 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर की घोषणा की। मुस्लिम स्टेट एक देश के लिए इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसमें, और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया की स्थापना हुई इसमें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका टर्म यही था। तो ये क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी बेसिकली, इसका उद्देश्य ये था कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। ठीक है, अब अंग्रेज जा रहे हैं, भारत को आज़ादी मिल रही है, तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन पे देश चलेगा और इसकी असेंबली की स्थापना के लिए उसमें मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाएगा, तो मेंबर्स कहाँ से आएंगे, तो मेंबर्स को आना था इनडायरेक्ट इलेक्शन से, यानी कि पब्लिक डायरेक्टली इसमें वोट नहीं करेगी। तो इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन से आने थे, जो कि ब्रिटिश प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स थे, वहीं से आएंगे। 296 सीट ब्रिटिश प्रोविंशियल असेंबली के थे, 93 सीट्स जो थे वो थे प्रिंसली स्टेट के थे। अब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो थे वहाँ पे 292 सीट आनी थी, 4 सीट क्या थे चीफ कमिश्नर्स के थे, तो कुल मिला के 296 सीटें थी। तो आगे कैसे हुआ, और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक सीट पे 1 मिलियन पॉपुलेशन थी। ब्रिटिश प्रोविंसेस में क्या था कि जनरल 6 और मुस्लिम 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, यानी कि जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होगी उसको वहाँ सीट ज़्यादा मिलेगी, और इस प्रकार से उसी के रिजर्वेशन के बेसिस पे पूरा बनाया गया ताकि सबका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन रहे। और उसका जो रिजल्ट की घोषणा हुई कुछ इस प्रकार से हुई। कांग्रेस को इसमें 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, और रिमेनिंग सीट मिली थी छोटी पार्टियों को, इंडिपेंडेंट पार्टियों को मिली थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो इलेक्शन था वो जुलाई 1940 में होता। 1 महीने बाद अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया मुस्लिम लीग ने, मतलब उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, और इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, जो कि 16 अगस्त 1940 को था।
और फिर कॉन्स्टिट्यूशन जब रिजल्ट आया उसके कुछ महीनों बाद यानी कि 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। कॉन्स्टिट्यूशन को अब ड्राफ्ट करते हैं, देश आज़ाद होने वाला है और उसी के आधार पर देश आगे चलेगा। तो कुछ जो अभी हमने डिस्कस किया है इसमें थोड़ा सा टाइमलाइन मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन की 2 भागों में कर सकते हो चाहो तो, इसमें क्लासिफिकेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। 1857 यानी कि 1857 की क्रांति के पहले क्या थी कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था, लेकिन 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, उसको हटा दिया वहाँ से और खुद की इस्टेब्लिश कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1857 के बाद से जितने एक्ट आए, जो भी जितने रेगुलेशंस आए, वो सब क्या थे कि इंडियंस के पार्टीशन को धीरे धीरे बढ़ाते थे। धीरे धीरे पार्टीशन बढ़ता गया और 1946 से 1947 तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की घोषणा हुई। थोड़ा सा और देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट का जो फेज था वो 3 पार्ट में था। मॉडरेट फेज था, एक्सट्रीमिट फेज था और गांधीयन एरा था। मॉडरेट फेज क्या था, 1885 से 1905 तक था। पहले शुरू में इंडियन नेशनल कांग्रेस इसी की स्थापना 1885 में ही हुई थी। शुरू में छोटे छोटे मूवमेंट कर रहे थे, ब्रिटिश को पिटीशन दे रहे थे, अपील्स कर रहे थे कि भाई ऐसे करो, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाओ, ऐसे करो। शुरुआत यहीं से हुई थी, धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म शुरू हुए थे। एक्सट्रीमिस्ट फेज कब आया, जब यहाँ पे बहुत तगड़े मूवमेंट हुए, यहाँ पे जम के डिमांड किया लोगों ने। इस एरा में राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ये वो लीडर थे जो अपनी बात जम के रखते थे, अपनी डिमांड को असर्टिव तरीके से रखते थे और पूर्ण स्वराज की मांग करते थे। ये थे लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद गांधी ने शुरू हुई, इसमें पीसफुल तरीके से डिमांड की जाती थी, ओबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाइप की चीज़ें लॉन्च की गई, जिसमें महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को लीड किया था। उसके बाद भारत को आज़ादी 1947 मिली थी। रेगुलेटिंग एक्ट बिल्कुल डायरेक्ट ऑर्डर होता था इसमें, जैसे कि उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को उठा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। इस प्रकार की चीज़ों में बदलाव, जो बड़े बदलाव किए थे, रेगुलेटिंग एक्ट में आते थे। चार्टर एक्ट में शुरुआती दौर पर आते थे, रेगुलेटिंग एक्ट जो है बाद में आने शुरू हुए, जो कि बहुत ही सीवियर कैटेगरी के थे और पूरी तरीके से कंपनी की ऑटोनॉमी पे कब्जा जमाना था। चार्टर एक्ट में कुछ खास चीज़ें हुई, जैसे कि प्रशासन हुआ, लीगल फ्रेमवर्क शुरुआत में धीरे धीरे बनाई गई। रेगुलेटिंग एक्ट में डायरेक्ट काम क्या हुआ कि इसमें सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई, गवर्नर जनरल पोस्ट की स्थापना की गई। तो शुरुआत हमारी रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत हुई थी। तो ये रहा हमारा छोटा सा टॉपिक, जो कि होपफुली आपके कुछ डाउट्स को क्लियर किया होगा, आपको कुछ आसानी होगी समझने में, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी थे। अब हम शुरुआत करेंगे प्रियम्बल से। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इस सीरीज़ में, प्रियम्बल्स को हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे और बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि पॉलिटी में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि ये सारे जो टॉपिक्स हमारे जो वीडियोस होंगे वो क्वेश्चन ओरिएंटेड होंगे, यानी कि PYQs हम पकड़ेंगे यहाँ से। सेशन को आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।